हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को समझा, मोमेंटम को समझा, इम्पल्स को समझा, और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्चुअली में बात यह है कि न्यूटन ने यह कहा कि जहां भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर जवाब में फोर्स लगाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो वो भी आपके ऊपर 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। मतलब आपका फोर्स एक्शन है तो वो जो जवाब दे रहा है वो भी रिएक्शन है। ठीक है, तो नेचर में कहीं पर भी अगर फोर्स अवेलेबल है तो वो पेयर में, उस पेयर को कहते हैं एक्शन और रिएक्शन। पेयर मीन्स ही होता है जोड़ा। जोड़ा कहने का मतलब कि एक अगर मेरा दाहिना, देखिए हाथ पेयर में, तो पेयर में देखें तो एक अगर दाहिना हाथ है, दोनों बायां हाथ, और दूसरा जो बायां हाथ है, इस दोनों के कॉम्बिनेशन को, कॉम्पोजिशन को समझें अगर आप, तो देखेंगे कि एक पैटर्न बना है। ठीक है, मतलब इसका ये वाला फेस अगर इधर है तो इसका फेस देखें, ये जो पाम है मेरा, इस अगर राइट हैंड के पाम को देखें तो इसका फेस इस तरफ, तो इसका पाम, इसका फेस देखें अगर इस हाथ के पाम को का फेस अगर देखें तो इसका आपको इधर दिखेगा। तो ये पेयर कहलाता है, इक्वल और अपोजिट। तो मेरा दोनों हाथ एक दूसरे के इक्वल भी है और अपोजिट भी। उसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर इक्वल, मतलब 10 न्यूटन आपने लगाया तो वो भी 10 न्यूटन लगाएगा, 50 न्यूटन लगाया तो वो भी 50 न्यूटन ही लगाएगा। और अपोजिट मतलब आपके ऊपर, आपने उसको ईस्ट की तरफ धकेला तो वो आपको वेस्ट की तरफ धकेलेगा। न्यूटन ने इसी चीज को कहा कि नेचर में फोर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी पेयर के फॉर्म में। तो न्यूटन के लॉ को अगर हम एक्सप्रेस करें या उसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज, हमेशा मिलेगा आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब जितना न्यूटन आपने लगाया, जितने मैग्नीट्यूड का आपने लगाया, उतना ही मैग्नीट्यूड का आपको वो भी लगाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर 1 पर 2 ने फोर्स लगाया है तो 2 पर भी 1 फोर्स लगाएगा, उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। इसे अगर हम प्रूव करने की कोशिश करें तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक सिस्टम हम ले लिए और ये सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स होता है जिसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम। इस सिस्टम में देखें तो इसके पास ये मास m1 है, इसके पास वेलोसिटी u1, ये मास m2 है, इसके पास वेलोसिटी u2। दोनों टकराता है और फिर दोनों सेपरेट हो जाता है, v1 और v2। दोनों की वेलोसिटी में देखें आप चेंजेस देखने को मिलेगा। तो दोनों की वेलोसिटी में चेंज आई, दोनों के वेलोसिटी में। तो चेंज वेलोसिटी में जो चेंज आई, इसका मतलब कि इसके मोमेंटम में बदलाव है, क्योंकि वेलोसिटी और मास मिलकर ही मोमेंटम को फॉर्म करता है। तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज है, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज है। चूंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इस वजह से नेट चेंज इन मोमेंटम, जो सिस्टम का मोमेंटम, यहां पर हम एक वर्ड ऐड कर सकते हैं, नेट चेंज इन सिस्टम ऑफ दिस सिस्टम, या यहां पर लिख सकते हैं नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज, मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज 0। इस सिस्टम के मोमेंटम में बदलाव कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड। तो टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो अगर m1 के मोमेंटम में चेंज है क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज है, m2 के मोमेंटम में चेंज है क्योंकि इसके वेलोसिटी में चेंज है, तो इसके मोमेंटम का चेंज अगर हम जोड़ें और इसके मोमेंटम का चेंज निकालें और इसके मोमेंटम का चेंज निकालें और दोनों को जोड़ें तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा? 0। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आएगी। कहीं भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसका रिजल्ट ओवरऑल जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा पूरे लेवल पर। इंटरनली चेंज होगा लेकिन
पूरे लेवल पर अगर आप देखें, उसको एज ए होल देखें, फाइनल और इनिशियल एज ए होल कंपेयर करें, तो वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन इंडिविजुअल चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब अगर हम F12 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन 1 किसके वजह से, 2 की वजह से। अगर 2 पर 1 फोर्स लगाए, ठीक है, 2 पर अगर 1 फोर्स लगाएगा तो लिखेंगे F21। अब ये दोनों, यहां पर मैंने कहा कि ये दोनों कोलिजन है, दोनों कोलाइड करा, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो कोलिजन हुई वो कितने वक्त के लिए हुई, तो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन कितना, डेल्टा टी। अब एक चीज देखें कि मोमेंटम का चेंज फॉर्मूला हो सकता है फोर्स इंटू टाइम। तो अगर फोर्स F12 है तो F12 मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन 1 किसके वजह से, 2 की वजह से। तो जब 1 पर फोर्स लग रहा है तो 1 के मोमेंटम में चेंज आएगा, 1 के मोमेंटम में चेंज। तो F12 डेल्टा टी के लिए तो डेल्टा P1 लिख दिए, चेंज इन मोमेंटम फॉर मास 1। F21 अगर 2 पर लग रहा है 1 की वजह से तो 2 के मोमेंटम में चेंज आएगा, तो इसे लिख दिए डेल्टा P2। अब डेल्टा P1 डेल्टा P2 निकालने के बाद यहां इसे वापस यहां लिख दें और इसके ऊपर सेट कर दें, तो डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। डेल्टा P1 की जगह इसको डाल दीजिए, डेल्टा P2 की जगह इसको उठाकर डाल दीजिए, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21। तो इससे ये एक प्रूफ है छोटा सा कि न्यूटन थर्ड लॉ एक्चुअल में एक्शन और रिएक्शन सही, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, अपने चारों तरफ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यूटन थर्ड लॉ एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो चलते हैं तो चलने के दौरान क्या होता है, आप जमीन को धकेलते हैं तो जमीन भी आपको धकेलती है, तो आपका पैर से दबाना एक्शन, जमीन आपको वापस जो धक्का देती है रिएक्शन। तो वॉकिंग इज बेस्ड ऑन दिस न्यूटन थर्ड लॉ। किसी मेज पर आप डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, वो डाइनिंग टेबल पर पॉट आ गया, रोटी का पॉट आ गया, तो देखते हैं वो वहीं पर रखा है, तो उस पॉट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही, लेकिन एट द सेम टाइम वो नीचे जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि उस पॉट पर कोई है जो उसको अपोजिट ऊपर की तरफ फोर्स लगाकर उसको बैलेंस रखे हुआ है, तो इसका मतलब कि वहां पर भी उस एक्शन के लिए कोई रिएक्शन है, और वो रिएक्शन कौन दे रहा है, टेबल, डाइनिंग टेबल। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से कहीं पर भी देखें, क्रिकेट मैच में देखेंगे जब कोई फील्डर बॉल उठाकर थ्रो करता है तो आप देखेंगे कि वो जब वो थ्रो करेगा तो वो पीछे की तरफ फेंका जाता है, झटका महसूस करता है। या आप देखेंगे बंदूक चलाते हैं तो बंदूक में देखेंगे वो रिकॉल होता है, झटका पीछे लगता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी गोली का आगे जाना एक्शन, बंदूक का पीछे लगना रिएक्शन। तो हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, घोड़ा कैसे किसी टांगे को खींच लेता है, या फिर लिफ्ट के केसेस, तो ये सब चीज़ें हॉर्स एंड कार्ट और लिफ्ट वाले केसेस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ बेसिकली यही है कि हर एक्शन के लिए रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।